Good morning to all of you and welcome to all of you OCEIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक नए इश्यूज़ के साथ, नए मुद्दों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो न्यूज़ मेरी क्लास को, जो नए स्टूडेंट्स क्लास को जो देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मैसेज है कि ये क्लास ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करके मैं क्लास ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ओके, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो सभी एग्जाम्स में आते हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास यूजफुल होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं आज की क्लास में देखते हैं। और इसके साथ ही एट द एंड ऑफ द क्लास मैं MCQs करवाती हूँ, रिलेवेंट टू टॉपिक से रिलेटेड होता है वो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से इश्यूज है, कौन सा मुद्दा है आज हमारे पास। सबसे फर्स्ट मुद्दा क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जगन्नाथ विद्या दिवेना सहायता जो है वो क्या किया है, आरंभ किया गया। तो क्या है ये, कहाँ पर किया गया? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, किस मुख्यमंत्री के द्वारा। ओके, या कहाँ पर। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मुख्यमंत्री के द्वारा या कहाँ पर किया गया है। ये दो प्रकार से क्वेश्चन यहाँ आपके आ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किसके ऊपर है? एक तो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा कि कौन सी जो है दिवेना सहायता, कौन सी योजना जो है वो चल रही है। ठीक है, कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो प्रारंभ तो बहुत पहले हो गया था ये, लेकिन इस योजना का जो दो तरीके से कुछ सवाल यहाँ बन सकते हैं, कौन से स्तर या किस राज्य सरकार की ये योजना है, दूसरा किस मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, दोनों यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ के सीएम कौन है। अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो हम लोग देख लेते हैं कि सीएम यहाँ पर कौन है। यहाँ के सीएम कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, YS जगन मोहन रेड्डी, इनके द्वारा, किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जगन्नाथ विद्या दिवेना सहायता जो है दी जा रही है। ओके, एक्चुअली ये जो एक प्रकार का जो योजना है ये लॉन्च भी किया गया है तो इन्हीं के द्वारा, यानी आंध्रा के सीएम के द्वारा किया गया है। ओके, YS जगन मोहन रेड्डी ये यहाँ के सीएम है। चलिए, अब ये इनके ऊपर सवाल पूछ सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में किस मुख्यमंत्री की योजना है। तो ध्यान रखिएगा, YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत, आखिर इस योजना में है क्या, तो इस योजना में आपका क्या किया गया है, YS जगनमोहन रेड्डी ने क्या किया है, पूर्वी गोदावरी जिले के, कहां पर? पूर्वी गोदावरी जिले के कोवूर में। ओके, कोवूर में कितने लाख? 9.9 लाख, इतने स्टूडेंट्स की माताओं को, कितने का? करोड़ का। अब सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस योजना के तहत कितना राशि जो जारी की गई है? 703 करोड़। एग्जैक्टली एक अमाउंट पूछ सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पर किया है? अभी पूर्वी गोदावरी के कोवूर में। सेकंड क्या है, कितने लाख? एक्चुअली इनका एक टारगेट किया है कि इन लोगों ने कम से कम ऐसा देंगे कि 14 लाख, कितना का इन लोगों ने सोचा है कि 14 लाख स्टूडेंट को ये लोग क्या करेंगे, छात्रवृत्ति, यानी स्कॉलरशिप की बात चल रही है। 14 लाख स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की बात इन्होंने, इनका टारगेट है कि इतने स्टूडेंट्स को, मोर देन, नॉट एक एग्जैक्ट फिगर है कि 14 लाख से देना है, नहीं, मोर देन दैट, 14 लाख से भी अधिक। ओके, स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी जाएगी। और किस तरह के स्टूडेंट्स होंगे? जो मतलब जिनके पास क्या है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती है ना, उस टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी। और किसके लिए दी जाएगी? तो हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए दी जाएगी, लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, तो उन सभी जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए दी जाएगी। तो खैर आपको यहाँ मिल जाएगा स्लाइड में। तो कितने करोड़ पे जारी किए गए हैं? 900। जो इस बार किया गया कितना है? 703 करोड़ का ये किया गया। और स्टूडेंट्स है 9.95 लाख, यानी करीब करीब मान के चलें कि 10 लाख है। करीब करीब मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या है, इसके साथ आगे और क्या क्या जुड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं। सरकार आर्थिक रूप से, अब ऐसा तो है नहीं कि किसको देगी सरकार, अगर ऐसी मदद करती है तो डेफिनेटली इसको याद नहीं किया जाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं बच्चे उनको मदद करती है। तो जो आर्थिक रूप से, ये तो याद करने की चीज ही नहीं है ना, आर्थिक रूप से जो
गरीब घर के हैं, जैसे गरीब छात्रों को, गरीब छात्रों को किसको दिया जा रहा है? गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना, मैंने हमेशा बोलती हूँ कि योजना जो होती है वो यूपीएससी में डिटेल क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जब आप लोगों के कमेंट से आए थे कि क्या ये हम लोगों के यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा या एसआई के लिए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो यूपी पीसीएस, ध्यान से सुनिएगा, यूपी पीसीएस हो या अदर स्टेट, चाहे वो एसआई हो या अदर स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन हो, तो वहां पे आपसे केवल ये पूछेगा, ये हेडिंग पे सवाल रहेगा, ठीक है, ये हेडिंग पे सवाल रहेगा कि जगन्नाथ विद्या देवीना सहायता। क्यों हेडिंग पे सवाल रहेगा? क्योंकि ये एक राज्य की योजना है, ओके। तो राज्य की योजना को आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में कभी डिटेल में नहीं जाएगा। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती, भारत सरकार की होती, तो इस पर थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछता, बट यहाँ केवल एक लाइन के क्वेश्चन बनेंगे कि जगन्नाथ, जो ये जगन्नाथ विद्या देवीना सहायता है, यह किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की है। या किसके द्वारा, हो सकता है मतलब राज्य ना पूछ करके पूछ ले कि किस मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो वो कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। क्लियर? केवल एक लाइन का ये सवाल बनेगा, केवल वन ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर यही इसी योजना को अगर यूपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हो, तो यूपीएससी में जो सवाल का लेवल है वहाँ इस योजना के थोड़ा डीपली पूछ लेगा। जैसे सरकार आर्थिक रूप से गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तिमाही आधार पर, तिमाही का मतलब हो गया कि जनवरी टू मार्च, ओके, मार्च जनवरी टू मार्च 2023, यानी 3 महीने के हिसाब से, ठीक है। तिमाही का मतलब वही होता है। तो तिमाही आधार पे क्या करेगी? कुल पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रही है। प्रतिपूर्ति का मतलब यानी, प्रतिपूर्ति यानी क्या होता है? प्रतिपूर्ति यानी रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट, ओके, प्रतिपूर्ति कर रही है। दूसरी चीज आईटीआई। अब ये कैसे मतलब जो दी जा रही है हायर एजुकेशन के लिए, यहाँ पे पहले लिखा है कि गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसको बहुत लेंथी भी नहीं ध्यान रखना है, तो केवल ऐसे ध्यान रखना है कि किस तरह के मतलब दिया जा रहा है। तो एक एक पॉइंट पे याद रखिएगा, जो रेड मैंने जहाँ पर चलाया हुआ या हाईलाइट की हुई है रेड से, केवल उस पॉइंट्स को भी जो लोग यूपीएससी का दे रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करें। और मैं तो बोलूँगी कि ऐसा सोच के तैयारी मत कीजिएगा, किसी चीज़ को जान रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि वो आसपास की चीज़ों को देखिए कि उससे और क्या क्या है, इस योजना में क्या है। पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा, खुद अपने आप को एक अच्छा फील होगा कि हाँ, आपको किसी योजना के बारे में इतनी डीपली नॉलेज है, ओके। तो गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए, सेकंड, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल हो, डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, अन्य पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों की किसको दिया जाएगा? माताओं के बैंक खातों में, ठीक है। जो घर के मतलब माँ होंगी, है ना, उनके बैंक खातों में लाभ सीधा जमा किया जाता है। ये स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। ये स्टूडेंट के हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में है? जो माँ होंगी उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है, माँ के बैंक अकाउंट में जाएगा ये। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? योजना के तहत एक परिवार में, एक फैमिली में ये नहीं देखा जाएगा कि केवल एक बच्चे को देना है, नहीं। अगर सपोज उस फैमिली में 2 बच्चे हैं और दोनों ही लगता है कि हाँ, दोनों की पढ़ाई चल रही है, दोनों हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो दोनों को दीजिएगी। इसलिए परिवार में पात्र बच्चों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पात्र बच्चों की संख्या में कोई सीमा नहीं है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ क्या है? सरकार जगन्नाथ वास्ती देवीना से छात्रों की पढ़ाई, उनके रहने और खाने पीने का खर्च उठा रही है, ओके। पढ़ाई के अलावा क्या क्या इसमें और ऐड है कि उनके रहने के भी सरकार जगन्नाथ वास्ती देवीना से छात्रों की पढ़ाई, उनके रहने और खाने का खर्च भी उठा रही है, ओके। वास्ती, क्योंकि विद्या देवीना है और एक वास्ती देवीना है, दोनों सेम है, तो इससे क्या है, पढ़ाई का खर्चा, उनके रहने पीने का खर्च भी उठा रही है। इसके साथ और क्या कर रही है खर्च? इसके साथ और क्या कर रही है सरकार? डिग्री, इंजीनियरिंग और मेडिसिन प्रोग्राम करने वाले छात्रों को, एक तो हायर एजुकेशन में ये क्राइटेरिया दिया गया कि ये सारे होंगे। उसके साथ वित्तीय सहायता कितने दे रही है? 20,000 दे रही है। कितने दे रही है? 20,000 की वित्तीय सहायता दे रही है, ओके। 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। चलिए, ठीक है। पॉलिटेक्निक छात्र को कितना है? पॉलिटेक्निक के छात्र को 15,000, ये अमाउंट याद रखिएगा, ओके। पॉलिटेक्निक के छात्र के लिए कितना है? 15,000। और आईटीआई के छात्रों के लिए 10,000 है, ओके। आईटीआई के छात्रों के लिए कितना है?
10,000 हर साल किस में देगी? 2 किश्तों में दिए जाते हैं। ओके, सरकार ने माताओं से अपील की है कि वे अपने बच्चों की कॉलेज फीस का भुगतान उनके खातों में राशि जमा होने के 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर करें। ठीक है, सरकार ने क्या है कि बच्चों की कॉलेज फीस का भुगतान उनके खातों में राशि जमा होने के कितने दिन? 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर करें। फेल होने की स्थिति में जो ये दी जाती है पूरी शुल्क जो प्रतिपूर्ति की जाती है वो क्या होगी? सीधे कहाँ जाएगी? महाविद्यालय में ये जमा किया जाएगा। ओके, सीधे महाविद्यालय को जमा किया जाएगा। तो ये इसके साथ कुछ जो योजना में ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से कितने अमाउंट किस में दिए जा रहे हैं, किस क्वालिफिकेशन के लिए, किस डिग्री के लिए क्या दिया जा रहा है, तो उसको एक बार खास करके मैं बार बार बोल रही हूँ, जो लोग यूपीएससी का दे रहे हैं एग्जाम वो लोग इस योजना को जरूर फोकस कर लें। ओके, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे। 1 लाइनर क्वेश्चन केवल इतना बनेगा कि भारतीय रेलवे 20 ब्रॉडगेज निम्नलिखित में से किस देश को सौंपा है? ओके, केवल इतना क्वेश्चन। या भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज सौंपने की पहल की है? ओके, कितना सौंपा है? कुछ इस तरह से क्वेश्चन केवल हेडलाइन पे इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं फिर भी यहाँ पर हेडलाइन कर देती हूँ। सवाल इस पे भारतीय रेलवे पे, दूसरा सवाल किसको दे रही है? बांग्लादेश को दे रही है। तीसरा कितना दे रही है? 20 ब्रॉडगेज। ओके, 20 ब्रॉडगेज। चलिए अब आप लोग यहाँ पे ये बताएं कि रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर कौन है? प्लस श्री अश्वनी वैष्णव है। श्री अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ ये क्या है? कम्युनिकेशन प्लस आईटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्या होगा? टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन प्लस है, ये प्लस है। ओके, प्लस आईटी कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री किसके मिनिस्टर हैं? रेलवे मिनिस्टर प्लस कम्युनिकेशन प्लस आईटी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, सॉरी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी यानी संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें इसके कौन है? 3 मंत्रालय इनको दिया गया है। मैं पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ और बार बार बोलती हूँ कि अगर कुछ फैक्ट मुझे लगता है कि प्रीवियसली मैंने बताया है और अगर उससे रिलेवेंट अगर फिर नेक्स्ट कुछ आता है तो मैं बता देती हूँ, तो याद रखिएगा। क्या कौन है? रेलवे मिनिस्टर श्री वैष्णव है, उनके पास संचार भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी भी उन्हीं के पास है। ओके, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी इन्हीं के पास है। कम्युनिकेशन प्लस आईटी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इसके हिंदी क्या लिखूं, है ना, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। बाकी तो कितने डिपार्टमेंट हो गए इनके पास? 3 डिपार्टमेंट हो गए। आईटी एंड होगा, ये आईटी एंड है, ये आईटी एंड। ओके, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, सेकंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, एंड थर्ड आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। चलिए तो कौन है रेलवे मिनिस्टर? श्री अश्वनी वैष्णव। श्री अश्वनी वैष्णव। मेरी कोशिश ये है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये क्या है, फॉर ऑल एग्जामिनेशन, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लास है, तो मैं बिल्कुल छोटे से छोटे जहाँ सवाल बनते हैं या जैसे सपोज अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें पता है कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, लेकिन अगर जो बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी स्टार्ट करेंगे उनके लिए भी ये काफ़ी क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, कि उन्हें समझ में आ जाएगी कि हाँ हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों को देखना है। इसलिए मैं एक छोटी छोटी चीज़ को भी क्लास में बताती हूँ। ओके, चलिए तो कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। ये तो हो गया कि हमने ये बात कर ली कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, 3 मंत्रालय है उनके पास। ओके, चलिए अब सवाल यहाँ ये है, क्या दिया है? बांग्लादेश के बारे में दिया है। तो भारत के कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश का साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सीमा साझा,
सीमा साझा करते हैं। ऐसे कितने भारत के कितने राज्य हैं? सीमा साझा कितने राज्य करते हैं? भारत के कितने राज्य हैं? 5 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड 5th त्रिपुरा। ओके, 5th त्रिपुरा। और भारत और बांग्लादेश के बीच, ये भारत और बांग्लादेश के बीच कितने कोऑर्डिनेट कर रहा है? टोटल कितना है? 4156 किलोमीटर। याद रखिएगा 4156 किलोमीटर। एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा, ये तो सीमा साझा हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए क्वेश्चन हो गए, ये ज्योग्राफी के लिए हो गए। और दूसरा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत बांग्लादेश के कितने सीमा कितनी साझा करते हैं, तो 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। इनमें से सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा राज्य करता है? सबसे अधिक बांग्लादेश करता है। इसकी सीमा सबसे अधिक साझा होती है। किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक इसी की है। सबसे अधिक किसकी? बांग्लादेश, सॉरी, पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक है। और जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 ओर से त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीन ओर से घिरा, 3 ओर से घिरा। ओके, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए, हो गई। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में इस तरह से आ सकते। सबसे ज्यादा सीमा 5 राज्य। और रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, राज्यसभा के ये मेंबर कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं, ठीक है। ये राज्यसभा के मैं क्लास में बता चुकी हूँ। मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम उड़ीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कौन सा है? नेक्स्ट इश्यूज कौन से, मुद्दा कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय और अमेरिकी राज्य विभाग द्वारा शिक्षा और कौशल विकास पर भारत अमेरिका कार्य समूह की शुरुआत की गई है। ओके, किसकी शुरुआत की गई है? भारत अमेरिका कार्य समूह की। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है? शिक्षा मंत्रालय। तो किस मंत्रालय के द्वारा अमेरिका राज्य विभाग ने क्या किया है? शिक्षा और कौशल विकास पर क्या किया है? कार्य समूह की बैठक किया। तो मंत्रालय कौन सा है? फर्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। किस देश के साथ? शिक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास पर क्या किया है? एक कार्य समूह की शुरुआत की है। किस देश के साथ? तो अमेरिका के साथ। और अमेरिका का शिक्षा, क्योंकि अगर ये क्या है, शिक्षा मंत्रालय तो भारत की है, तो अमेरिका का भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अमेरिका का क्या है? राज्य विभाग। अमेरिका के राज्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। ओके, तो अमेरिका का राज्य विभाग, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। मेन थिंग इज दैट कि मंत्रालय यहाँ पे कौन सा है और किस देश के साथ है? तो अमेरिका के साथ है, ठीक है। किसकी शुरुआत की है इन लोगों ने? शिक्षा और कौशल विकास पर। किस पे कर रहे हैं? शिक्षा और कौशल विकास पर कर रहे हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये बताएं कि शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। दैट्स इट। ओके, चलिए अब ये जो स्टार्ट किया गया है, शिक्षा और कौशल विकास जो स्टार्ट किया गया है, भारत अमेरिका की कार्य समूह की जो शुरुआत की गई है, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों किया गया है? तो शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और सहभागिता को बढ़ाना है। सहयोग को और सहभागिता को बढ़ाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस कार्य समूह की स्थापना जो है कब की गई थी?
इसकी स्थापना की घोषणा, घोषणा है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी घोषणा की बात कर रहा है। कब की गई थी? 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच जो आयोजित है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि इस कार्य समूह की घोषणा की गई थी 2022 में 11 अप्रैल को। कहां पर हुआ है ये? वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद होती है उसमें। यह चौथा वार्षिक यूएस भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद था। अच्छा, ये 2+2 स्टार्ट कब हुआ था? ये 2+2 जो संवाद है ये कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में। ये संवाद जो है ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 2018 में। ओके, अब इसमें कंट्रीज कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से देश हैं? इस 2+2 संवाद में देश कौन कौन से हैं? कौन कौन सी कंट्री है? कौन कौन सी कंट्री है इसमें? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। कौन कौन सी है? कौन कौन सी कंट्री है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है एंड रशिया है। ओके, 2+2 में। दैट्स इट। चलिए, इसके बस इतना ही, इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो पहली जो मतलब कहाँ पे स्टार्ट किया, घोषणा की गई थी तो 2022 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये चौथा वार्षिक यूएस भारत 2+2 संवाद था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ है तो 2018 में। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये तो 2+2 संवाद है। अगर क्वाड की बात की जाए तो क्वाड में क्या ये चारों कंट्रीज हैं? क्वाड में कितने हैं? 6 कंट्री है, 4। क्वाड में 4 कंट्री हैं। ओके, तो केवल ये 3 तो एज इट इज हैं, एक रशिया की जगह इंडिया को कर दीजिएगा, रशिया की जगह इंडिया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी ने 20 मई को जापान के हिरोशिमा में तीसरे इन पर्सन क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ओके, किसने लिया है? क्वाड में किसने लिया है? जाहिर सी बात है, जब क्वाड में ये 4 कंट्री ही हैं तो मोदी जी गए हुए हैं। कहाँ गए थे मोदी जी? मोदी जी कहाँ गए हुए थे? पीएम मोदी जी कहाँ हिस्सा लिए हैं? ये हिस्सा कहाँ लिए हैं? जापान के हिरोशिमा में। जापान के हिरोशिमा में। एक्चुअली ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, है ना, लेकिन कहाँ हुआ ये? फिर जापान के हिरोशिमा में। क्वाड में सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। अब इसी हिरोशिमा में और एक चीज क्या हुई थी? G7 की बैठक। इसी हिरोशिमा में और क्या हुआ था? G7 की बैठक हुई थी। G7 ओके, G7 की बैठक स्टेब्लिश कब हुआ है? G7 कब स्टेब्लिश हुआ है? 1975 में G7 स्टेब्लिश हुआ था। कौन कौन सी इसमें कंट्रीज है? G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है? G7 में कौन कौन सी है? USA, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ग्रुप ऑफ 7 में ये 7 कंट्रीज हैं। इसकी चलिए, तो 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसकी बैठक जो हुई है 40 G7 की, ओके, कहाँ कहाँ हुई है G7 की बैठक? G7 की बैठक मैं बार बार इसको क्लास में बता रही हूँ। G7 की बैठक कहाँ हुई है? G7 की किसी एक स्टूडेंट्स का कमेंट भी था कि मैंने G7 के बारे में नहीं बताया है और G20 के बारे में, तो काइंडली वो क्लास जो मेरी प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग क्लास है उसको देखें। मैं G20 के बारे में बताई हूँ, G7 के बारे में बताई हूँ, और जब भी जिस तरह से अभी एक क्लास में आ गया G7 तो इसके बारे में मैंने हमेशा चर्चा किया है। ओके, इतनी बार क्यों कि आप लोग अगर मेरी क्लास को भी देख लेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा G7 के बारे में, नोट्स खोलने की शायद आवश्यकता भी ना पड़े। ओके, तो इसकी हाँ पूछता है, इसकी बैठक को लेके पूछता है कि लास्ट ईयर बैठक कौन सी थी? तो लास्ट ईयर जो बैठक थी वो 48 थी, और कहाँ हुई थी? ये जर्मनी में हुई थी। जर्मनी में हुई थी इन 2022 एंड दिस वन 49th है। ये 49th है। 49th जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? 2023 में। कहाँ हुई है? जापान। ओके, जापान में। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड का भी यहीं पे हुआ है, क्वाड भी यही हुई है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं?
क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो 4 कंट्रीज हैं। क्वाड में कितनी कंट्रीज हैं? 4 हैं। कौन कौन सी है? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है एंड इंडिया। जापान एंड इंडिया। इंडिया, ओके, इंडिया शामिल है। तो जब इसकी बैठक होगी तो शामिल कौन होंगे? इसकी बैठक में शामिल कौन होंगे? जाहिर सी बात है इस 4 देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। चलिए, तो शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का नाम ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कॉलम ए कॉलम बी में एक तरफ कंट्रीज और दूसरी तरफ क्या रहेगा? प्रधानमंत्री का नाम लिखा होगा, तो मैच करना अगर दे देगा तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एंथनी अल्बनीज। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किसादा। और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन। ये सभी क्या हुए थे? इसमें भाग लिए थे। और मोदी जी तो यहाँ से थे ही, तो 4 तो हो गए। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शिखर सम्मेलन जो पहले कहाँ होने वाली थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ से पहले, ये पहली बार कहाँ आयोजित करने की जो बात की गई थी? सिडनी में। ये क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे बात की गई थी? सिडनी में। लेकिन क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था की मेजबानी की। था मतलब था, हुआ कहां पर? ये जापान के हिरोशिमा में। लेकिन जापान के हिरोशिमा में होने के बावजूद मेजबानी किसको करना चाहिए था? जापान में हुआ तो फूमियो किसिदा, यानी वहां के जो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन किन्होंने किया है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने। एक क्वेश्चन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ होने वाला था ये, और दूसरा कि मेजबानी किसने किया है। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग के दिमाग में क्या होता है, जिस कंट्री में होता है वहाँ के ही प्रधानमंत्री क्या करेंगे? मेजबानी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेजबानी किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी क्या किया है? मेजबानी किया। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कमेंट में ये है कि स्क्रीनशॉट लेने का वो साइड में मुझे खड़े रहना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, है ना। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेके वो देखा भी जाता है या फिर उसका भी ग्रंथ बन रहा है मोबाइल में। चलिए, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब ये ई विधान नेवा है क्या? ये नेवा क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं, या फिर सवाल यहाँ पर ये है, सबसे पहले सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या बनेगा हेडिंग से, कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कहाँ आयोजित की गई? नेवा का आयोजन कहाँ हुआ? नेवा का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। केवल एक सवाल। ओके, नेवा का। अब किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है इसे किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है नेवा को। आखिर नेवा क्या है? तो नेवा सरकार का डिजिटल इंडिया, सरकार क्या प्रोग्राम चला रही है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कितना है? 44 ऐसे मिशन मोड परियोजनाओं में से ये एक है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। इसका मेन क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, इसके तहत तो काफी सारे प्रोग्राम्स हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या है? 44 मिशन है, उसी मिशन का एक प्रोग्राम ये भी है। तो क्या है इसका उद्देश्य? अब हम इसके उद्देश्य को देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो राज्य की जितनी भी विधानसभा है उन सभी को क्या करना है? डिजिटल हाउस में कन्वर्ट करना है, यानी कागज रहित बनाना है। वहां के जो काम होंगे क्या होंगे? पेपरलेस होंगे। ओके, क्या करना है? सारे जो जितने भी विधानसभा है वहां पर असेंबली में क्या करना है? केवल और केवल उन सबको कागज रहित बनाना है। ठीक है, नेवा के थ्रू। ओके, चलिए इसमें और क्या देख लेते हैं। हाँ, चलिए तो हो गया। अब नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल दिवस, जो है वो 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 मई। 24 मई हर साल 24 मई को भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। कहां पर? भारत में, 24 मई को। ओके, या अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और अमेरिका, प्रशांत और यूरोप के देशों में मनाया जाता है। कहां कहां मनाया जाता है? अफ्रीका में, एशिया में, कैरेबियन और अमेरिका, प्रशांत और यूरोप के देशों में मनाया जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं आगे क्या है। राष्ट्रमंडल दिसंबर 2023 की थीम क्या है? थीम ध्यान रखिएगा, फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम है इस थीम को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए थीम को ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। हाँ, चलिए थीम है
इस दिवस का पहला उत्सव जो फर्स्ट एक्चुअली उत्सव किया गया था तो 24 मई 1902 को क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया के जन्म तिथि के जन्म जो दिन है उसके साथ इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, शुरुआत में इसे एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 1958 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया था। कब नाम बदल गया था? 1958 में इसका नाम को बदल दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल पे थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो लाइन उस पर देख लेते हैं। क्या है यह? कितने देशों का संगठन है? कितने देशों का संगठन है यह कितने देशों का? 56 देशों का यह एक राजनीतिक संगठन है। ओके, इसमें अधिकांश देश जो हैं ब्रिटिश साम्राज्य के। राष्ट्रमंडल पे ध्यान रखिएगा, वैसे भी आप लोग हिस्ट्री वगैरह जो पढ़े होंगे तो इसमें इसकी नॉलेज अगर नहीं है तो फिर बता दे रही हूँ कि जो उस समय जो उपनिवेश थे ब्रिटिश साम्राज्य का, ये उसी का एक समूह है। ठीक है, इसमें ये उसी का क्या है? समूह। तो जो 56 देश हैं वो क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। लंदन में है। आप लोग सबको को सुने ही होंगे, राष्ट्रमंडल खेल वगैरह आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं। क्या है? प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कहाँ का दिया गया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? किस किस कंट्री का? पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पापुआ न्यू गिनी और फिजी का निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है। पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देश की एकता में प्रयास के लिए क्यों दिया गया है? तो प्रशांत द्वीपीय देश जो हैं, प्रशांत द्वीपीय देश में एकता के प्रयास के लिए, प्रशांत द्वीपीय देश की एकता में प्रयास के लिए मोदी जी को क्या दिया गया है? सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर, ग्रैंड कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो यानी GCL से सम्मानित किया गया है पापुआ न्यू गिनी में। क्यों? प्रशांत द्वीपीय देशों की एकता में प्रयास के लिए। इस प्रशांत द्वीपीय देश में जो 14 कंट्रीज हैं, अभी उन लोगों ने क्या किया था यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन है? पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन है? जेम्स मारपे कौन है? ये इनके प्रधानमंत्री हैं। थोड़ा सा इसे सुन ले, ठीक है। जेम्स मारपे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। अब इसकी राजधानी कहाँ है? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है। ये क्या है? राजधानी है। ओके, यहाँ पे नाम और प्रधानमंत्री का नाम सब लगेगा एक जैसा ही, सब मिलता जुलता ही लगेगा। तो खैर ये इसकी राजधानी है, पूछेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो प्रशांत द्वीप देश की एकता में प्रयास, यहाँ पर एक बैठक को भी इन्होंने संबोधित किया था। फिपिक की बैठक हुई थी, फिपिक की बैठक यहाँ हुई थी। ओके, यहाँ पर क्या हुई थी? फिपिक की बैठक। चलिए मैं आगे स्लाइड में उसको लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए अपने, तो इन्होंने क्या किया? इस सम्मान को सम्मानित किया। दूसरा क्या है? फिजी। दूसरा क्या है? फिजी। ओके, फिजी ने क्या किया है? तीसरे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, यानी यहाँ पे दे दिया गया है FIPIC, फिपिक। मैं अभी यही बता रही थी, ठीक है। क्या है ये? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड। ओके, क्या है ये? आइलैंड्स कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन। ओके, के मौके पर मोदी जी को क्या किया है? क्योंकि फिजी ने भी दिया है तो कैंपियन ऑफ द ऑर्डर, नाम बहुत ऐसे याद नहीं रहेगा तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर, ये जो लंबा चौड़ा नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर, ग्रैंड कैंपियन ऑफ द ऑर्डर। तो जो फिजी में दिया गया है वो यहाँ से दिया गया है, कैंपियन ऑफ द ऑर्डर। बस इतना ध्यान रखिएगा, कैंपियन ऑफ द ऑर्डर। तो थोड़ा सा अगर इस तरह से किसी ट्रिक से करेंगे तो याद रह जाएगा। ओके, तो फिजी ने दिया है और पापुआ न्यू गिनी ने दिया है। चलिए
हाँ, एक चीज, चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आपको। आप लोगों ने वहां फिपिक देखा है, फिपिक थी ना, थर्ड बैठक थी, तो फीजी, और किसने दिया है, जो फीजी में अगर ये दिया गया है तो किसके द्वारा दिया गया है? फीजी के प्रधानमंत्री कौन है? स्पिनी। फीजी के प्रधानमंत्री कौन है? फीजी के प्रधानमंत्री राबुका। ओके, स्पिनी राबुका के द्वारा, स्पिनी राबुका, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिख दिया है, स्टीवनी राबुका के द्वारा दिया गया है फीजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को। एक चीज और याद रखिएगा, हम लोगों को वहां फिपिक मिला था, है ना, फिपिक की ये थर्ड बैठक थी, फिपिक की थर्ड बैठक हुई है। फिपिक की 2 और बैठक हुई है, एक हुई है 2014 में, फिपिक की 2 बैठक कहाँ हुई है? 2014 में सुवा यानी फिजी में। सुवा, फिजी। एंड जो सेकंड बैठक हुई है, फर्स्ट बैठक थी फिपिक की, सेकंड बैठक हुई है 2015 में जयपुर, राजस्थान। अब ये मैंने पूछा कि राजस्थान का है, मुझे भारत या इंडिया ना लिखना पड़े। ओके, मुझे भारत या इंडिया ना लिखना पड़े। चलिए, तो ये हो गई। और यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिएगा, यहाँ एक चीज देख लीजिए कि ये जो फिपिक की है, यहाँ पर ये तीसरी बैठक है। ये फिपिक की क्या है? तीसरी बैठक है। ये फिपिक की तीसरी बैठक है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको बता दिया है, सुबा एंड सेकंड जयपुर, राजस्थान में। चलिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ। हाँ, पीएम मोदी को प्लाऊ का एबाकल अवार्ड भी मिला है। प्लाऊ, ये भी क्या है? एक प्रशांत द्वीपीय देश है। प्लाऊ, प्लाऊ क्या है? प्रशांत द्वीपीय देश है। ओके, प्लाऊ, प्लाऊ, PALAU, प्लाऊ, ये क्या है? एक द्वीपीय देश है। यहाँ का कौन सा अवार्ड मिला है? मोदी जी को एबाकल अवार्ड मिला है, एबाकल अवार्ड मिला है। अब किनके द्वारा दिया गया है? यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? सूरा एंगल, ठीक है, सूर एंगल ऐसे भी बोल सकते हैं। एश विस्प, एक ही व्यक्ति का नाम है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, जूनियर, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। ओके, नाम काफी लंबा है, तो जैसे आप थोड़ा सा ऐसे करके कर लेंगे कि सुरंगल करके याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पुरस्कार और हिंदीतर भाषा हिंदी लेखक पुरस्कार को बंद करने का फैसला किया है। किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या बोला है कि शिक्षा का जो पुरस्कार है उसे और हिंदीतर भाषा हिंदी लेखक दोनों पुरस्कार को बंद करने का फैसला ले लिया है। वन लाइनर है, इसमें कुछ बताने लायक ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग के इश्यूज खत्म हो गए हैं, जितने मुद्दे थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यूज क्या है आज की। ओके, कौन कौन से एमसीक्यूज है? प्रधानमंत्री मोदी को किन देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा देश का मिला है? ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किन 2 देशों का? सी इज द राइट आंसर। पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों का क्या मिला है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल पे अब निम्नलिखित में से किस क्रेडिट कार्ड का समर्थन करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है वीजा क्रेडिट कार्ड का, बी रुपे क्रेडिट कार्ड का, सी मास्टर क्रेडिट कार्ड एंड डी भारत पे क्रेडिट कार्ड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। रुपे क्रेडिट कार्ड का ये क्या करेगा? समर्थन करेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 24 मई को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है, पहले ऑप्शन देखते हैं आंसर, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तेलंगाना के श्रम मंत्री चमकूरा मल्लारेड्डी, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, ऑप्शन सी बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम एंड ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारत प्रमुख कौन है? सातोशी सासाकी। ओके, तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सबसे पहले तो उद्घाटन हुआ कहाँ पर है? ये
उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। अगर अब केरल में हुआ है तो कौन करेगा? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनाराई विजन के द्वारा। एक चीज तो चलिए इन्होंने तो उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसके साथ ये क्वेश्चन काफी अच्छे से पूछा। इसी क्वेश्चन को अगर बिहार में पूछेगा बीपीएससी में तो ऑप्शन ई दे देगा, ठीक है, कि किन किन लोगों ने वहां पर मतलब भाग लिया। तो कौन कौन होंगे? तेलंगाना के श्रम मंत्री कौन है? चमकूरा मल्ला रेड्डी, ये थे, ये भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे उसमें। दूसरे बिहार के भी श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र भी इसमें शामिल हुए हैं, तो बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। बिहार के भी श्रम मंत्री इसमें, श्रम संसाधन जो मंत्री सुरेंद्रम इसमें शामिल थे, तो इंपॉर्टेंट है। और प्लस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के भारत प्रमुख का नाम अगर पूछ लेगा तो कौन है? सातोशी सासाकी, ये भी उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से, इसी क्वेश्चन में ही 3-4 तरीके से पूछ लेगा। भारत प्रमुख यानी ILO के भारत प्रमुख कौन है? तो क्या होगा? सातोशी सासाकी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन ए फोर्जिंग सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग ए कनेक्टेड कॉमनवेल्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना के तहत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने पूर्वी गोदावरी जिले के कोव्वूर में 9.95 लाख छात्रों की माताओं को डैश रुपए जारी किए हैं। कितना रुपए जारी किए हैं? ऑप्शन ए 556 करोड़, ऑप्शन बी 595 करोड़, ऑप्शन सी 670 करोड़ एंड ऑप्शन डी 703 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना होगा? 703 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम मोदी ने 20 मई 2023 को तीसरे क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में निम्न में से किस स्थान पर भाग लिया? क्वाड में तो ऑप्शन ए हिरोशिमा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी टोक्यो एंड ऑप्शन डी कैनबरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिरोशिमा। सिडनी में क्या था? ये होने वाला था बट जो कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है और यह पुरस्कार का नाम क्या है? ओके, ये क्वेश्चन पूछेगा, मैंने भी बताया, तो केवल इस तरीके से ही पूछेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए शिक्षा पुरस्कार, बी हिंदी लेखक पुरस्कार, सी प्रेरित शिक्षक पुरस्कार एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा हिंदी लेखक पुरस्कार, ठीक है। 2 पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है। पुरस्कार का नाम क्या है? हिंदी लेखक पुरस्कार, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद KHADC ने अपने डैश का उपनाम अपनाने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। ऑप्शन ए पति, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी माँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका मैं डिटेल आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी लेवल में काम आएगा, ओके। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में काम आएगा क्योंकि वहां पर ये क्वेश्चन जो थोड़ा डिटेल में पूछेगा। एक्चुअली हुआ क्या है, जो मेघालय की खासी हिल्स, इस पर मैं एक क्लास लूंगी, ओके, एक वीडियो डालूंगी इस क्लास पे। हो सकता है मैं कल इस पर एक वीडियो डाल दूँ, बहुत लेंदी नहीं होगी, पर थोड़ा सा मुझे बता दूंगी डिटेल में इसको, कि वहाँ पे बस इतना सा सोच लीजिए कि वो मातृत्व जो सत्तात्मक समाज है उसको वो लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे अगर किसी का कोई पिता या पति के नाम से जीना चाह रहा हो तो उसको ये लोग साइड करना चाह रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि साइड करने का मतलब क्या है कि ST का दर्जा आपको नहीं दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। कुल मिलाकर के ये बस शॉर्ट में इतना समझे, बाकी कल एक वीडियो डालूंगी इसके ऊपर, ओके। आप लोग देख लीजिएगा तो डिटेल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो ये हो गई हम लोगों की MCQs, आज के हम लोगों की MCQs ये हो गई। तो हम लोगों ने कुछ इश्यूज देखे, कुछ मुद्दे देखे, कुछ MCQs देख लिया। अब अगर आप लोग को इनसे रिलेवेंट कोई भी डाउट होती है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे एक जानकारी मिल सकेगी, ओके। ये आपकी अपनी क्लास है, जैसा आप लोग क्लास को लेके आगे बढ़ना चाहेंगे तो मुझे कमेंट जरूर करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें आप लोगों का एक सहयोग कर सकूँ और मेरी तरफ से जो भी बन पड़ेगा मैं वो सहयोग कर सकूँ, ओके।
और दूसरी बात है, क्लास तो आपकी है, इस चैनल मेरी है, तो इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर कल एक नए इश्यूज़ के साथ, नए मुद्दे के साथ करंट अफेयर्स की क्लास में टुमारो मॉर्निंग। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।